स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है स्वाद के जादूगर की, उसकी ईमानदारी की और उन लोगों की जिन्होंने अपनी ईर्ष्या की आग में दूसरों को जलाने की कोशिश की। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे घर से जहां खुशियां बहुत दिनों बाद दस्तक दे रही थी। माया, बहुत सालों बाद हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आई है। हाँ जी, सच कह रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सारी नीरसता दूर हो गई हो। और मैं इस खुशी के मौके को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं इस मौके को एक उत्सव की तरह बनाना चाहता हूँ। आसपास के सारे गांव में पता चल जाना चाहिए कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया को ये बात पता चले। लेकिन रामलाल, इतना बड़ा आयोजन? इसलिए मैंने एक बड़ी दावत रखी है जिसमें मैंने आसपास के गांव के सभी बड़े और रईस लोगों को बुलाया है। और मैं नहीं चाहता कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी हो। और देखना, मैं ऐसी दावत दूंगा कि लोग बरसों तक याद रखेंगे। जी, आप जैसा ठीक समझें। वैसे अपने सभी लोगों को निमंत्रण तो भेज दिया है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर चुका हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रामलाल की खुशी और उत्साह देखते ही बनता था। तभी पड़ोस का एक आदमी वहां आता है। अरे रामलाल, क्या चल रहा है? सारी तैयारियां हो गई? हाँ भाई, सब कुछ तो हो गया है। थोड़े छोटे मोटे काम बाकी हैं, वो हो जाएंगे। अरे भाई, कोई छोटा मोटा काम हमारे लिए भी होगा तो बता दो, हाथ बटा दें। अरे नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो चुका है। अरे मैं एक बात पूछना तो भूल ही गया। वैसे तुमने हलवाई बुलाया है क्या? अरे हाँ, हलवाई के बिना दावत पूरी कैसे होगी? अपना संजय है हमारे गांव में, वही तो एक है जो सबसे अच्छा खाना बनाता है। मैं उसी को कहा है। अरे रामलाल, मेरी एक बात मानो। तुम्हारे बगल का गांव है ना रामपुर, वहाँ एक सुरेश नाम का आदमी रहता है। मैंने सुना है वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सच में, मैंने उसके खाने की बहुत तारीफ सुनी है। और अगर तुम इतनी बड़ी दावत रख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस आदमी को खाना बनाने का काम सौंपना चाहिए। वो तुम्हारी दावत में 4 चांद लगा देगा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? और तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? मैं संजय को पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं संजय को मना कर देता हूँ और एक बार रामपुर जाकर सुरेश से मिल ही लेता हूँ। मैं कल ही रामपुर के लिए निकलता हूँ। और इस तरह पड़ोसी की एक सलाह ने रामलाल के मन में शक का बीज बो दिया। रामपुर गांव में रहने वाले सुरेश का घर सादगी से भरा था, लेकिन उसकी रसोई की महक पूरे इलाके में मशहूर थी। सुरेश के पिताजी का खाना बनाने में दूर दूर तक बहुत नाम था। ये कला सुरेश ने अपने पिता से ही सीखी थी और उसका बेटा महेश भी उसके साथ रसोई में हाथ बटाता था। सब कुछ शांति से चल रहा था जब तक कि एक दिन रामलाल सेठ उनके दरवाजे पर आ खड़े हुए। अरे, कोई घर पर है क्या? ये सुरेश का घर है? हाँ बोलिए, मैं ही सुरेश हूँ। बोलिए, आपको क्या काम था? अरे भाई, मैं पड़ोस के गांव से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरे गांव में तुम्हारे नाम की बहुत चर्चा होती है। लोग कहते हैं तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना लेते हो। हाँ सेठ जी, आपने ठीक सुना है। लोग तो यही कहते हैं कि मेरे हाथ का खाना स्वादिष्ट होता है। दरअसल सेठ जी, मुझे जितना आता है मैं बना लेता हूँ और वही लोगों को पसंद आ जाता है। अरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ और थक भी गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा खाना बनाकर मुझे चखा दो। दरअसल मेरे घर में एक बहुत बड़ी दावत है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उस दावत में कोई कमी रह जाए। अगर तुम मुझे थोड़ा सा चखा दोगे तो मैं भी पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ सेठ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी अभी खाना बना है, आप भी बैठ जाइए। सुरेश ने रामलाल को अपने हाथ से बना हुआ सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन परोसा। वाह सुरेश, जो मैंने सुना था वो एकदम बिल्कुल सच निकला। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसा खाना तुम्हें आज तक नहीं खाया। तुम्हारे खाने में बहुत ज्यादा स्वाद है। दावत में अगर लोगों को ये खाना मिल जाएगा तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अगले सोमवार को मेरे घर दावत में खाना बनाओ। उसके लिए मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगे उतने देने के लिए तैयार हूं। बस तुम मना मत करना। हाँ सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा रखें। आपकी दावत में खाना मैं ही बनाऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। रामलाल बहुत खुश होकर लौटा। उसने तुरंत अपने गांव पहुंचकर संजय को बुलवाया। सुनो संजय, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने दूसरे आदमी को रख लिया है, तो उस दिन तुम मत आना।
साहब आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, तुम भी अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन तुम तो जानते हो ये दावत मेरे लिए बहुत खास है और बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो मैंने वो पड़ोस के गांव वाले सुरेश को ही बोला है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, और सुना क्या, मैं तो उससे मिलकर आ रहा हूँ और उसके हाथ का खाना खाकर आ रहा हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगा मुझे, इसलिए मैंने उसे दावत का खाना बनाने के लिए बुलाया है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। संजय वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक जलन पैदा हो गई। उसने सालों से इस गांव में अपनी मेहनत से नाम कमाया था, और आज एक बाहरी आदमी ने उसका काम छीन लिया था। इस सुरेश की वजह से आज मेरे पेट पर लात पड़ी है। कितना अच्छा मौका था, इतनी बड़ी दावत थी, काफी पैसे भी मिलने वाले थे, लेकिन सुरेश की वजह से सब चौपट हो गया। पहले तो उसकी अपने गांव में ही चलती थी, लेकिन अब तो आस पड़ोस के गांव में भी उसी के चर्चे होने लगे हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा चलता रहा तो इसमें नुकसान मेरा ही होगा। मेरे गांव के लोग भी दावत के खाने के लिए उसे बुलाया करेंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इस तरह संजय के मन में बदले की भावना ने जन्म ले लिया। वो सुरेश को बदनाम करने की योजना बनाने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन संजय के पास एक ग्राहक आया। अरे संजय, सुनते हो? अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। क्या तुम मेरे घर शादी में खाना बना पाओगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। पर संजय, तुम पैसे कितने लोगे? देखो भाई, सारा सामान तो तुम्हारा ही होगा, बस मेहनत के मुझे 3000 रुपए दे देना। ये क्या कह रहे हो तुम? सारा सामान मेरा और ऊपर से तुम्हें 3000 रुपए? बाप रे, क्या तुम पूरे साल की कमाई मुझसे निकलवाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, 3000 रुपए से काम नहीं हो पाएगा। पहले ही महंगाई कितनी बढ़ गई है। देखो भाई, अगर तुम 1500 में कर दो तो ठीक है, वरना बगल के गांव वाला सुरेश है, मैं उससे ही खाना बनवा लूंगा। वो कम पैसों में स्वादिष्ट खाना भी बनाता है। तुम लोग क्या सुरेश सुरेश कहते रहते हो? वो सुरेश क्या जहर कर रहा है ये तो मुझे ही पता है। वो किस घटिया किस्म का अनाज इस्तेमाल करता है ये मैं ही जानता हूँ। तुम लोग उसे अच्छे दर्जे का सामान तो दे देते हो, लेकिन वो अच्छे दर्जे का सामान बाजार में ऊंचे दामों में बेचता है और मिलावटी व सस्ते सामान से खाना बनाता है, और तुम लोग भी उसी की वाहवाही करते रहते हो। जाओ भाई, तुम उसी से ही खाना बनवा लो। मैं तो 3000 रुपए में काम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं उसकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। जो सामान तुम देते हो पूरा इस्तेमाल करता हूँ, काले धंधे नहीं करता, नहीं वो सामान बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। मैं तो अपनी ईमानदारी की ही रोटी खाता हूँ। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो भाई? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसलिए तो वो बहुत कम दाम में भी हाँ कर देता है, और तुम लोग अपने पैसे बचाकर खुश हो जाते हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाई, मैं सोचकर बताता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद संजय मन ही मन खुश होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बात का असर दिखा दिया है। मैंने सुरेश के खिलाफ इसे भड़का तो दिया है। इतना सब सुनने के बाद तो वो सुरेश को नहीं, मुझे ही बोलेगा, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे इस आग को और भड़काना होगा, ताकि सारे लोग सुरेश के खिलाफ हो जाएं और कोई उसे दावत में खाना बनाने के लिए ना बुलाए। लेकिन संजय की योजना उस वक्त धरी की धरी रह जाती है, जब वही ग्राहक कुछ दिन बाद उसके पास वापस नहीं आता। संजय हैरान रह जाता है। कमाल है, वो भाई अभी तक नहीं आए। मैं तो उन्हें सुरेश के खिलाफ अच्छा खासा भड़का आया था। उनको तो अभी तक मेरे पास आ जाना चाहिए था, क्योंकि कल ही उनके घर दावत है। एक काम करता हूँ, मैं ही उनके घर जाकर देखता हूँ। संजय उस ग्राहक के घर पहुँचता है। अरे भाई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम आए ही नहीं, इसलिए मैं ही आ गया। वैसे तुमने सब सामान तो लाकर रख लिया है ना? वो क्या है ना, मुझे भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, और कल ही दावत है, तो आज रात से ही मुझे तैयारी करनी होगी। माफ करना संजय, वो क्या है ना कि मेरी पत्नी की बहुत इच्छा थी कि सुरेश ही इस दावत में खाना बनाए। वैसे मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब सुरेश के नाम के चर्चे ही इतने हैं कि उसके बिना तो गांव में किसी का समारोह पूरा ही नहीं होता। ये सुनकर संजय को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर जाकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे इतना भड़काने के बाद भी उसने सुरेश को ही चुना। मुझे तो लगा था अब वो सुरेश का नाम भी नहीं लेगा, लेकिन ये तो मामला उल्टा पड़ गया। मुझे इस सुरेश का कुछ पक्का बंदोबस्त लगाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आने दो उसे इसी दावत में, बहुत शौक है ना खाना बनाने का। इसी दावत में उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाऊं तो मेरा नाम भी संजय नहीं। और फिर संजय ने एक शैतानी योजना बनाई। वो दूसरे दिन जब सुरेश उस ग्राहक के घर खाना बनाने आया, तो मौका देखकर अनाज को मिलावटी अनाज से बदल दिया
और अच्छा वाला अनाज कहीं छुपा दिया। फिर सीधे ग्राहक के पास गया। अरे संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए आया हूँ। आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था ना? मैंने आपको कितना समझाने की कोशिश की, फिर भी आप नहीं माने। इसलिए मुझे लगा जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि सुरेश किस तरह से खाना बनाता है। संजय ग्राहक को सुरेश के पास ले जाता है, जहाँ बदला हुआ घटिया सामान पड़ा है। देखिए सेठ जी, ये अनाज देखिए, इसमें आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये सब्जियां ही देखिए, ये भी तो सड़ी हुई हैं। ऐसी सब्जियां और ऐसा अनाज वो इस्तेमाल करता है, और आपका दिया हुआ अनाज इसने दूसरी ओर रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है आपका दिया हुआ सारा अनाज जो सुरेश ने यहाँ लाकर छुपा कर रखा है। और ये सारा अनाज दावत हो जाने के बाद ये अपने साथ लेकर जाने वाला था और इसे किसी बनिए को बेच देने वाला था। ये क्या है सुरेश, तुम ऐसी सड़ी गली सब्जियां और ऐसा खराब अनाज हमें खिला रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। संजय ने मुझे बहुत बहुत समझाया था कि मैं तुमसे खाना ना बनवाऊं, लेकिन फिर भी मैंने संजय की एक बात नहीं सुनी और तुम्हें अपने घर खाना बनाने के लिए लेकर आया, और तुम ये सब कर रहे हो। नहीं नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। और ये सामान, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, तुम इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सब पता है और अब पकड़े गए हो तो बहाने कर रहे हो। नहीं सेठ जी, ये सब झूठ है। ये सामान यहाँ कैसे आया मुझे सच में नहीं पता। मैंने कभी ऐसा सामान इस्तेमाल नहीं किया। मैं बहुत ईमानदारी से खाना बनाता हूँ। आज तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। जरूर किसी ने ये जानबूझकर किया है। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरे ऊपर ही झूठ बोलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और संजय, तुम बाकी का काम संभाल लो। सुरेश का बहुत बड़ा अपमान हुआ। उसकी इज्जत धूल में मिल गई। निराश और टूटा हुआ सुरेश घर चला गया। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सुरेश कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलिए ना। और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? जरूर कोई बड़ी बात हुई है, मुझे बताइए ना पिताजी। सुरेश ने सारी बातें महेश को बताईं। महेश को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आज तक आपने ईमानदारी से काम किया है, कभी किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ये सब उस संजय ने किया होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बात का बदला मैं जरूर लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी जो खोई हुई इज्जत है मैं वापस लाकर रहूंगा। लेकिन सुरेश का दिल इतना आहत हो चुका था कि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगली सुबह जब महेश उसे उठाने गया तो वो सोया ही रहा, हमेशा के लिए। पिताजी, आप अब तक सो रहे हैं? उठिए, सुबह हो गई है। आप तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। आज आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उठिए ना पिताजी। महेश अपने पिताजी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुरेश कुछ भी नहीं बोलता। महेश ये देखकर घबरा जाता है और भागकर अपने चाचा अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन आता है और देखते ही समझ जाता है। अरे महेश, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे बेटा। हे भगवान, तूने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये सुनकर महेश जोर जोर से रोने लगता है। उसका संसार टूटकर बिखर गया था। सुरेश के गुजरने के बाद महेश बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसके चाचा अर्जुन ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। महेश बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर चलो। तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। यहाँ रहेगा तो तुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आएगी। महेश दुख और सदमे में अपने चाचा की बात मान लेता है और उनके घर रहने चला जाता है। लेकिन उसका दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चाची शांति चाचा से बोलती है, अजी सुनते हो, कब तक हम आपके भाई के लड़के को ऐसे ही पालते रहेंगे? कुछ काम धंधा तो करता नहीं, और गांव भर में भी इनकी इतनी बदनामी हो चुकी है कि कोई इसे काम देने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? मुफ्त में घर बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ता है। आप इसका कुछ कीजिए। अरे मूर्ख कहीं की, तुम्हारी अक्ल क्या घुटनों में है? अगर मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ वजह होगी ना। मैं उसे ऐसे ही यहाँ नहीं लेकर आया, उसमें हमारा ही फायदा है। फायदा? कौन सा फायदा? मुझे तो इसमें नुकसान ही नजर आ रहा है। हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, और क्या? तुम बस अपना काम करो। तुम्हें और सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं सोच लिया है मुझे क्या करना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे दिन चाचा अर्जुन ने अपनी चाल चलनी शुरू की। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या ही कर लूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या बात है चाचा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?
महेश बेटा, मैं किसी से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और वापस देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, और वो मुझे रोज परेशान करता है, मारने की धमकी देता है। इससे अच्छा तो मैं एक बार में ही मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा घर भी गिरवी पड़ा है, कुछ समझ नहीं आता पैसे कहाँ से लाऊं। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए और मरने की बात को बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, अब आपको नहीं खोना चाहता। अब आप ही तो मेरे लिए मेरे पिताजी हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरा घर बेच दीजिए। वैसे भी मैं अब वहाँ रह नहीं सकता। आप मेरे घर को ही बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे उसे दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो घर तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बेच सकता, मेरा दिल नहीं मानता। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ज़्यादा मत सोचिए। आप उस घर को बेच ही दीजिए और जितने भी पैसों की ज़रूरत है आप ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल वो घर बेच देता हूँ। वैसे बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं, मैं तो आत्महत्या करने की ही सोच रहा था। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। आज तुमने मेरी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। चाची शांति ये सारी बातें दूर से सुन रही होती है और सोचती है, अच्छा, तो इनके मन में ये सब चल रहा था। इन्होंने तो बहुत अच्छी चाल चली है। वैसे भी हम दोनों की तो कब से नजर थी उस घर पर। उस घर को लेकर तो बरसों से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चल रहा था। आखिरकार वो घर हमें ही मिल गया। और इस तरह बेचारे महेश ने अपने पिता की यादगार, अपना घर, अपनी जड़ें खो दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे चाची शांति के तेवर बदलने लगते हैं। वो हर बात में महेश को ताने देने लगती है। देखो, अब तुम्हारे चाचा की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हें भी पाल सके और इस घर को चला सके। तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। ये सब सुनकर महेश गांव में काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन संजय द्वारा फैलाई गई बदनामी की वजह से कोई उसे काम नहीं देता। एक दिन जब वो खाली हाथ लौटता है तो चाचा और चाची का रवैया और भी खराब हो जाता है। कहाँ गया है निकम्मा कहीं का, सारा दिन बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। क्या हमने उसे जिंदगी भर पालने का ठेका ले रखा है? आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? अरे भाग्यवान, कैसे निकालूं? निकालना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमने ही तो उसका घर ले रखा है। निकाल कर वो कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, उसे हमें क्या लेना देना। अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा है। वो शादी लायक उम्र हो गई है उसकी, अपने आप ही कमा कर खा सकता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस उसे घर से निकाल दीजिए। इतना सुनकर महेश वहाँ से चला जाता है। तभी चाचा चाची से बोलते हैं, लेकिन भाग्यवान, मैं उसे घर से कैसे निकालूं? मैं उससे क्या कहूँगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस इतना ही कीजिए जितना मैं कह रही हूँ। और फिर चाची शांति ने एक और शैतानी योजना बनाई। सुनिए जी, मेरे गहने कहीं नहीं मिल रहे। तिजोरी पूरी तरह से खाली है, सारे गहने गायब हैं। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब किसने किया होगा? लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है, और चोरी हमारे घर के किसी सदस्य ने ही की है, क्योंकि वे गहने मैंने ऐसी जगह रखे थे जो सिर्फ हमारे घर के सदस्यों को ही पता थे। तुम कहना क्या चाहती हो? सारे गहने मैंने चुराए हैं। मैंने कब कहा कि आप? हम दोनों के अलावा भी इस घर में एक और सदस्य रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। चाची, आप ये क्या बात कर रही हैं? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। चुप कर निकम्मे कहीं के। मैंने तुम्हें एक दिन काम देखने के लिए बाहर भेज दिया, तुमने तो मेरे गहने ही चुरा लिए और अब नाटक कर रहा है। सच सच बता, कहाँ रखे मेरे गहने? नहीं चाचा, मैं सच में नहीं जानता। मैंने कोई गहने नहीं चुराए। अजी देखिए, मैं कह देती हूँ, अगर वो गहने मुझे इसके कमरे में मिले तो मुझे ये लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही महेश के कमरे की तलाशी ली गई, वहाँ से गहने मिल गए। ये देखकर महेश चौंक पड़ता है। वो समझ गया कि ये सब एक साजिश है। देखा, मैंने कहा था ना, इसी महेश ने सारे गहने चुराए थे। एहसान फरामोश कहीं का, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ कब से रह रहा है, चाचा की कमाई पर पल रहा है। ये नहीं कि उनको कुछ कमा कर दे दे, बल्कि उनके ही पैसों पर ऐश कर रहा है और उनके ही घर में चोरी करता है। तुझे शर्म नहीं आती? मेरा भरोसा कीजिए चाचा जी, गहने मैंने नहीं चुराए हैं। नहीं, अब भरोसा नहीं। इतना बनने की जरूरत नहीं है। सबूत सबके सामने है। तुमने ही चोरी की है और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, और आइंदा यहाँ आने की कोशिश मत करना। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इसको हमें घर में लेना ही नहीं चाहिए था। क्या है बेशरम कहीं का, निकल यहाँ से। बेबस और टूटा हुआ महेश वहाँ से चला जाता है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो गांव से बाहर जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगता है। एक रात वो अकेले बैठकर सोचता है, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी।
पहले तो तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, ऊपर से मुझे क्या क्या दिन दिख रहा है। ये कैसी दुनिया है, ये कैसे लोग हैं। ईमानदारी का तो ज़माना ही नहीं रहा। मेरे पिताजी ने ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम किया, लेकिन उन्हें क्या मिला। और आज मेरे चाचा ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद वे मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और बड़ी चालाकी से मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। मेरे पिताजी क्या गुजरे। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सवेरा होने वाला होता है। महेश की किस्मत भी बदलने वाली थी। अगली सुबह उसके पास एक सेठ आया और बोला, अरे बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ साहब, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। महेश उन साहब को पानी दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वो क्या है ना, मैं इसी रास्ते से शहर की ओर जा रहा था। अचानक से मेरी गाड़ी यहीं आकर बंद हो गई। मेरा ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है, बहुत देर से आया नहीं है और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। तुम्हारी झोपड़ी देखी तो मैं यहीं आ गया। जंगल में तो कुछ खाने के लिए मिलने भी नहीं वाला। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। दरअसल आज मैंने लड्डू बनाए थे, ये उसी की खुशबू है। महेश उन्हें लड्डू खाने के लिए दे देता है। वाह भाई, इतने स्वादिष्ट लड्डू। मैं तो अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए। दरअसल मेरे खुद के बहुत सारे बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन ये स्वाद मेरे किसी भी होटल में नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है। सच में आज तो ये लड्डू खाकर मेरा दिल खुश हो गया। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसके साथ रहते हो? फिर महेश ने उन्हें सारी बातें बताईं। अपने पिता की मौत, संजय की साजिश, चाचा चाची का धोखा। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो मानोगे? हाँ सेठ जी, बोलिए, क्या बात है? शायद ईश्वर ने आज मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। शायद इसीलिए तुम्हारी झोपड़ी के बगल में मेरी गाड़ी खराब हुई है। ईश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी, क्योंकि तुम्हें काम की ज़रूरत है और मुझे अच्छे स्वाद की, जो कि तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम दोनों का काम बन जाएगा और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। सच में सेठ जी, आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारी कला बर्बाद होने के लिए नहीं बनी है। चलो मेरे साथ चलो। महेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो सेठ कन्हैया लाल के साथ शहर में आ गया। महेश, जब से तुम आए हो मेरा तो नसीब ही खुल गया है। इतना मुनाफा मुझे आज तक नहीं हुआ जो अब हो रहा है। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लोग तुम्हारे हाथ से बने पकवानों के दीवाने होते जा रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ, जो सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। आज मैं तुम्हें मुनाफे के 40% का हिस्सेदार बनाता हूँ। सेठ जी, मैं क्या कहूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सब आपकी दया है। इतना कहकर सेठ कन्हैया लाल वहाँ से चला गया। महेश मन ही मन अपने पिताजी को याद करता है। सच में पिताजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप आज जिंदा होते तो बहुत खुश हो जाते, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मैं इस जगह पर पहुंच पाया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच महेश के चाचा चाची की हालत खराब होने लगी। चाची शांति बीमार पड़ गईं और उनके इलाज में चाचा अर्जुन बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी ओर महेश ने सेठ कन्हैया लाल के साथ मिलकर न सिर्फ नाम कमाया, बल्कि अच्छी पूंजी भी जमा कर ली। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव लौटेगा और अपने पिता की इज्जत वापस लाएगा। महेश अपने गांव लौट आया। उसने गांव के बाहर एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और वहां एक शानदार हवेली बनवाई। इस खुशी में उसने गांव में एक विशाल दावत का आयोजन किया और उसने जानबूझकर संजय को ही खाना बनाने के लिए बुलाया। संजय, जो अब भी गांव का हलवाई था, ये नहीं जानता था कि ये नया सेठ और कोई नहीं बल्कि सुरेश का बेटा महेश है। वो खाना बनाने में जुटा हुआ था। तभी महेश ने मौका देखकर वही किया जो सालों पहले संजय ने उसके पिता के साथ किया था। उसने अच्छे अनाज को हटाकर वहां घटिया, कीड़े वाला अनाज और सड़ी सब्जियां रख दी। फिर वो जोर जोर से बोला, ये क्या है संजय, तुम किस तरह से खाना बना रहे हो? इतना गंदा सामान? मैंने तो तुम्हें बहुत सारा सामान दिया था, वो भी ऊंचे दर्जे का दिया था। तो इतना घटिया सामान यहाँ पर कैसे आया? और मैंने जो तुम्हें सामान दिया था वो कहाँ पर है? इसका मतलब तुम इस घटिया अनाज का खाना बनाकर हमें खिलाने वाले थे? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे कैसे नहीं जानते? याद करो, सालों पहले सुरेश ने भी ऐसा ही किया था। अगर सुरेश ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं साहब, सुरेश ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो मैंने ही। बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना। सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था और तुमने सुरेश के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो साहब, मैं सब सच सच बताता हूँ। और फिर सबके सामने संजय ने सारी सच्चाई बताई। कैसे उसने ईर्ष्या में आकर सुरेश को बदनाम करने की साजिश रची थी, कैसे उसने अनाज बदले थे, उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी सुरेश का बेटा हूँ जिसके यहाँ तुम आज खाना बनाने के लिए आए हो। संजय ये जानकर सन्न रह गया। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। गांव वालों ने उसे धिक्कारा। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सुनिए जी, मैंने सुना है महेश इस गांव में आया है और वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। आप उसके पास जाकर बात क्यों नहीं करते? वो हमारी कुछ तो मदद कर ही देगा। आखिर हम उसके चाचा चाची हैं। शांति, किस मुंह से मैं महेश के पास जाऊं? मुझे तो अपने आप को उसका चाचा कहते हुए शर्म आने लगी है। तुम भूल गई हमने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया? हमने उसका घर छीन लिया, यहाँ तक कि उसे जानबूझकर इस घर से भी निकाल दिया। और तुम चाहती हो कि मैं उससे मदद मांगूं? वो हमारी मदद क्यों करेगा जबकि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही नतीजा है। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है और आज देखो वो लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हमारी हालत क्या हो गई। ये हमारे कर्मों की सजा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें महेश जो दरवाजे के पास खड़ा था सुन लेता है। उसका दिल पिघल गया। वो अंदर आता है। बस चाचा जी, आपको और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सब सुन लिया है और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है। चाचा, ये आपने क्या हाल बनाकर रखा है? आप चलिए मेरे साथ। महेश बेटा, मैं कुछ नहीं चाचा जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों मेरे साथ चलिए। अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और इस तरह महेश ने न सिर्फ अपने पिता की इज्जत वापस पाई बल्कि अपने दिल की उदारता से अपने चाचा चाची को भी माफ कर दिया। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।